हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी पार्ट 4। सेशन यदि पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाल केंद्रित शिक्षा डैश के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किसके आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपका। ऑप्शन पढ़ेंगे। बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है। बी, बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। सी, बालकों में वैयक्तिक अंतर हैं। डी, सभी बालक बराबर हैं या सभी बालक समान हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकों में वैयक्तिक अंतर पाए जाते हैं। प्रत्येक बालक भिन्न होता है, प्रत्येक बालक में वैयक्तिक अंतर पाए जाते हैं। अपनी योग्यता, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट, एबिलिटी के अकॉर्डिंग सभी बच्चे भिन्न होते हैं। कोई बच्चा खेल खेल के माध्यम से जल्दी सीखता है, कोई एक्टिविटीज़ करके जल्दी सीखता है, या कोई बच्चा समूह में जल्दी सीखता है। तो अध्यापक या शिक्षक को ये ध्यान रखना होता है कि जो बच्चे की एबिलिटी, प्रत्येक बच्चे की एबिलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसकी अभिक्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराया जाए। और यही बाल केंद्रित शिक्षा का आधार भी है। यदि वैयक्तिक अंतर प्रत्येक बच्चे में नहीं पाए जाते तो बाल केंद्रित शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की प्रगति गुणात्मक रूप से प्रदर्शित होती है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित होती है। ऑप्शन सी, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का भाग होता है। ऑप्शन डी, आकलन तब किया जाता है जब गतिविधियां हो रही हों। तो फ्रेंड्स, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें ऑप्शन बी आपका गलत होगा। शिक्षार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित होती है। ऐसा नहीं होता है। बाल केंद्रित कक्षा में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब गतिविधियां चल रही होती हैं ना, तब उनका आकलन किया जाता है, तब मूल्यांकन किया जाता है। और फिर उनका मूल्यांकन, आकलन करने के बाद बच्चे का निदान करके उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी कमियां हैं, उनको कहाँ कठिनाई आ रही हैं, उन सब का निदान करने के बाद में उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ये होता है। इसलिए विद्यार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर इसमें प्रदर्शित नहीं की जाती है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसे समझने में मदद करते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए अध्यापक को, ऑप्शन बी शिक्षार्थी को, ऑप्शन सी विषय वस्तु को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पाठ्यक्रम निर्माता हैं, जब वो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें मनोवैज्ञानिक आधार किसे समझने में मदद करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माता जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक बच्चे में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं सबके अंदर। और फिर उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही उसमें इस तरीके का मैटर रखा जाता है पाठ्यक्रम में कि प्रत्येक बच्चा उसे समझ सके, प्रत्येक बच्चे का विकास हो सके, प्रत्येक बच्चे अनुभव प्राप्त कर सके। पहले आपने देखा होगा कि पहले की टेक्स्ट बुक में कोई पिक्चर वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता था, ओनली ऐसी थ्योरी लिख दी जाती थी। लेकिन अब जो मनोवैज्ञानिक आधार के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा है, उसमें क्या है, पाठ्यक्रम बुक्स में, चैप्टर्स में भर भर के चित्र, भर भर के पिक्चर्स दी जाती हैं, जिससे बच्चा उन पिक्चर्स को देख देख कर पाठ्यक्रम को स्वयं समझने का प्रयास करता है और स्वयं समझ भी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापसी, मानव जीवन के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना। ऑप्शन सी, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, आप इसका आंसर सोचेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना। जो मानव विकास है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे में जो कुछ जन्मजात कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ नैसर्गिक विशेषताएं होती हैं जो उनकी योग्यता और क्षमता को निर्धारित करती हैं। और फिर इसी प्रकार उनको ध्यान में रखकर, उनकी योग्यताओं को, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट,
यहाँ फ्रेंड्स प्राकृतिक का मतलब है कि जो बच्चे की प्रकृति है, उसकी जो नैसर्गिक योग्यताएं हैं, उसकी नैसर्गिक जो विशेषताएं हैं, प्राकृतिक उसकी नेचुरल, उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है तालीमार्थी को प्रेरित करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। जो कंप्यूटर है उसका उपयोग पेडागोजी में इन सभी के लिए किया जाता है। तालीमार्थी को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है, फीडबैक देने के लिए भी किया जाता है, तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, इनसेट बी, इनसेट फर्स्ट बी प्रक्षेपण कब किया गया? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1983, बी 30 अगस्त 1983, सी 30 दिसंबर 1983, डी 30 जनवरी 1984। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 अगस्त 1983। फ्रेंड्स जो इनसेट होता है इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। इसका कार्य क्या होता है कि जो टीवी पर जो प्रसारण किया जाता है, जो शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जो शैक्षिक प्रोग्राम चल रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम जो टीवी पर आते हैं, उनको प्रदर्शित करने, उनको प्रसारित करने का, उनको हमारे लिए प्रोवाइड करने का, या फिर जो शिक्षणकर्ता हैं, अधिगमार्थी हैं, उनके लिए उनको प्रोवाइड करने का कार्य इनसेट का ही होता है फ्रेंड्स। और इनसेट फर्स्ट ए 4 सितंबर 1982 में छोड़ा गया था और इनसेट फर्स्ट सी 22 जुलाई 1988 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना धोरी मार्ग या नेट है? यानी कि सूचना धोरी मार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे या फिर नेट क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी इंट्रानेट, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये तो आप डेली सभी यूज करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ए विंडो टू ग्लोबल इंटरनेशनल सुपर हाईवे। इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि इंटरनेट से दूर संचार और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। इससे एक दूसरे से कम्युनिटी की जाती है और सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को सैटेलाइट निर्देशित टेलीविज़न कार्यक्रम प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया या पहली बार कब उपयोग किया गया? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1965। फ्रेंड्स ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1965। यूनेस्को सैटेलाइट निर्देशित टेलीविज़न कार्यक्रम पहली बार 1965 में प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। जो शैक्षणिक कंप्यूटर है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए उत्तरों का हिसाब, बी सूचनाओं का संग्रह, डी डेटा का विश्लेषण, सी डेटा का विश्लेषण, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि उत्तरों का हिसाब भी रखता है कंप्यूटर, सूचनाओं का संग्रह भी करता है, जो हम उसे सूचना देते हैं उन सबको अपने पास एकत्रित करके रखता है, संग्रह करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है। डेटा का विश्लेषण करने का कार्य भी कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर लैंग्वेज ऑप्शन ए संख्या पद्धति पर, ऑप्शन बी चिन्ह पद्धति, ऑप्शन सी श्रृंखला पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए संख्या पद्धति, क्योंकि कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं वो हमारी लैंग्वेज को नहीं जानता है, वो सिर्फ बाइनरी समझता है। बाइनरी मतलब 0 और 1, 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को लेता है। वो जो भी कुछ इनपुट करते हैं वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में उसको ग्रहण करता है। इसको 0 और 1 की फॉर्म को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, संख्या पद्धति। नेक्स्ट, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है स्कूल में। भाषा का जो व्यावहारिक ज्ञान है वो कहाँ सिखाया जाता है? स्कूल में, भाषा प्रयोगशाला में, भाषा शिक्षण में, भाषा सूचना में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा प्रयोगशाला में। जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती हैं उनमें इस तरीके का एनवायरनमेंट फ्रेंड्स बनाया जाता है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चा सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के उनको अवसर प्राप्त हो सकें और उनको उनमें जो है लैंग्वेज भाषा जो है उसका व्यावहारिक ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके उनकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होंगी?
फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन, ऑप्शन बी शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, ऑप्शन सी निकट के शिक्षक माता पिता संबंध, ऑप्शन डी उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए बी और डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए और डी और ऑप्शन डी है ए और सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, शिक्षक है वो स्टूडेंट और टीचर उन दोनों के मध्य में यदि सकारात्मक पॉजिटिव संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो शिक्षक जो भी कुछ कक्षा में जो बताएंगे उसको बच्चा बड़े ध्यान से फोकस करके टीचर हमारे क्या बता रहे हैं उसको फोकस करेंगे, अचीव करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे और उनमें नए नए अनुभव आएंगे। और शिक्षक सेकंड ऑप्शन है सी, थर्ड निकट के शिक्षक माता पिता संबंध, जो निकट के शिक्षक हैं उनके माता पिता से यदि संपर्क बने रहते हैं, उनके यहाँ आना जाना और फिर बच्चों जब वो माता पिता से बातचीत करेंगे, वार्तालाप उनमें होंगे, तो फिर वो बच्चे के बारे में बताएंगे कैसा है क्या नहीं है, पढ़ने में अब डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। इस तरह से उनके बीच जो संपर्क होगा उनकी कमियों को बताएंगे, तो शिक्षक जब कमियाँ जान लेंगे तो फिर उनका उपचार भी करेंगे। इस तरह से बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, निकट के शिक्षक माता पिता संबंध। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक्स।